जी नाजरीन, आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के आज के इस खसूसी प्रोग्राम में आपके रूबरू हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो इंशाल्लाह आइंदा बहुत सारी सीरीज़ में चलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिटरेरी हीरोज़, इस नाम से ये सीरीज़ चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रोग्राम जो है, मैं कहूँगा कि दरियाफ्त है जावेद अनवर की, जो हमारे तहरीक से मुंसलिक हैं, हमारे नायब सदर भी हैं। और ये एक अहम कड़ी है, मैं कहूँगा कि एक ऐसा सिलसिला है जो हम जम्मू कश्मीर के जो भी लेजेंड हैं, जो हमारी तारीख साज शख्सियात हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। आज हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत मैंने पहले ही चंद लफ्ज़ों में कह दी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लिटरेरी हीरोज़ हैं, उनकी एक सीरीज़ चलेगी। तो बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो है, उर्दू अफसाना निगार, नावल नवीस, मुतरज्जिम, ड्रामा निगार, सफ़रनामा निगार, अदीब, थिएटर आर्टिस्ट, रेडियो टेलीविज़न के साथ वाबस्ता रहे, यूँ कहूँ कि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, अदब तफ़ाल के माहिर और कालम नवीस। जी हाँ, हमारी मुराद है मोहतरम अब्दुल गनी शेख साहब। ये जम्मू कश्मीर की एक अहद साज शख्सियत हैं। इनके हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। जितने नाम मैंने गिनाए इनके औसाफ के हवाले से, वो चाहे अफसाना, नावल, तर्जमे का काम हो, ड्रामा, स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, बहुत कम वक्त पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि हम कोशिश करेंगे कि एक समंदर को कूजे में बंद करके आप तक पहुंचाएं, और वो जब कूजा खुले तो लगे कि ये समंदर है। तो इस पे बात करेंगे हम, और हमारे साथ हैं जावेद अनवर साहब। जावेद अनवर साहब, पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया कि इस तरह के कुछ जदीद और नए मौज़ूआत को और नई तरह की हम कहेंगे कि सीरीज़ को लेके आज हम अपने मेहमानों के रूबरू हैं। सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करें। मैं आपका इस्तकबाल करते हुए फिर से एक बार ये जानना चाहूँगा कि ये दरियाफ्त कैसे और क्यों मुमकिन होगी? जी जावेद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी इरफान भाई? जी, जी, आ रही है। जी, नाज़रीन आदाब। मैं तहरीक बकाए उर्दू का सीनियर नायब सदर जावेद अनवर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। इरफान भाई ने जो मेरी तारीफ की, यकीनी तौर पर वो जो है उनकी मोहब्बत है। नाज़रीन, ये एक टीम वर्क होता है और कुछ ख़यालात किसी के ज़हन में, कुछ ख़यालात किसी के ज़हन में आते हैं तो हम ये करते हैं। मेरा इख्तिसास नहीं है कि ये दरियाफ़्त मेरे ज़हन में आई। अब ज़हन में जो मेरे खाका आया तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे ये यकीन था कि हमारी टीम इस पे अमल करेगी। इस तरह के बहुत से खाके इरफान भाई के ज़हन में आते हैं। फ़ारूक शाह बुखारी साहब हमारे हैं, तांतरे साहब हैं, वो सारे लोग इस तरह कुछ करते तो हम फिर मिल बैठ के एक टीम, हमारा टीम वर्क है और हम उस पे काम करते हैं। इसमें मेरा कोई इख्तिसास नहीं है, इसमें कुछ नहीं। ये हमारी टीम की जो हमारा काम करने का अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, तो उससे ये चीज़ें हमारे ज़हन में अल्लाह डालता है कि कभी किसी के ज़हन में कोई बात आ जाती है, कभी किसी के ज़हन में कोई बात आ जाती है, तो हम सारे लोग मिल कर के आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इसमें मेरा कोई इख्तिसास नहीं है, कोई इसमें मेरी खूबी नहीं। पहले तो ये इरफान भाई की मोहब्बत है, एक बात। दूसरी बात ये नाज़रीन कि ये बड़ी अहम जो बात इरफान भाई ने कही कि जो सीरीज़ है, तो ज़ाहिर है कि जो है पूरी दुनिया में हर सूबे में जो है इस तरह की गुफ्तगू होती रही है, तारीख साज़ शख्सियत पैदा होती रही है अदब में। लेकिन चूँकि ये देखिए तहरीक बक़ाए उर्दू जो हमारी तंज़ीम है, इसका ताल्लुक जम्मू एंड कश्मीर से है। दूसरी बात ये है कि जो तहरीक अदब जो मेरा रिसाला है, उसकी जो सबसे पहले पज़ीराई हुई तो वो सूबा और खित्ता भी जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ मुझे सबसे पहले तहरीक अदब के ताल्लुक से बड़ी मदद मिली। लोगों ने जो है इसको हाथों-हाथ लिया, मेरी बड़ी जो है मेरी मदद की। तो मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर कोई ऐसा खाका आता है तो सबसे पहले मेरा हक़ जो है, जो सबसे पहले इसका हकदार है वो सूबा जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस ताल्लुक से जो है मेरे ज़हन में ख़्याल है तो मैंने इसका इंतख़ाब किया और हमने अपने साथी इरफ़ान आरिफ़ भाई से कहा। फिर कल फ़ारूक शाह बुखारी साहब के पास वहाँ जा हम लोगों ने गुफ्तगू की तो कहा नहीं ये बड़ा अच्छा है, आप इसको कीजिए। तो इन सब की जो है
कोशिशों से, आपकी दुआओं से हम जो है मौजूद हैं यहाँ, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो इरफान भाई, इब्तिदा की जाए। जी जी बिल्कुल। इब्तदा एक किस्म की हम कहेंगे कि हो चुकी है, और बहुत सारे आदाब, सलाम, दुआएं हम तक पहुंच रही हैं। चाहे वो अल्ताफ शाह साहब हों, अफसाना साहिबा हों, रेशमा परवीन साहिबा हों, सरोज शाह हों, या अशरफ जलाल साहब हों, सबकी दुआएं, सबके सलाम। जिन के हवाले से आज हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे, वो मोहतरम अब्दुल गनी शेख साहब हैं, जो ले में 5 मार्च 1936 में यानी उनकी पैदाइश हुई है। और ना सिर्फ ले, बल्कि हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की इन तमाम सरहदों से ऊपर उठ के हम कौमी सतह पे देखें या बैनुल अक़वामी सतह पे, इनका एक नाम है। इनके हवाले से जब हमने अपडेट किया तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए कि ये एक बहुत अच्छा तारीखी काम आप करने जा रहे हैं। जावेद भाई, के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तहजीब हो, अदब हो, कल्चर या सकाफत या दीगर जो अहम सरगर्मियां या गोशे रहे हैं, उनके हवाले से भी अब्दुल गनी शेख साहब का एक नाम है। और खुद शिराजा ने तकरीबन 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल इनके अदबी कारनामों की जो है पजीराई की है। बहुत ही अच्छा और ये मयारी काम। और जैसा कि मैंने कहा कि कई कहानियां इनकी तर्जुमा होकर, और कमाल ये है कि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ उर्दू, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, बोधी जुबानों में अपने आप को मनवा चुके हैं। और इनके स्क्रिप्ट जो हैं फिल्मी दुनिया में, थिएटर में, उसके बाद अगर हम बात करें रेडियो टेलीविजन के हवाले से, आप अपनी एक मिसाल हैं। बहुत कुछ लिखा गया इन पे, और बहुत लिखा जाना अभी बाकी भी है। जिन्होंने लिख लिया है उनमें देखिए चंद नाम मैं गिनाऊंगा, उसके बाद आप गुफ्तगू करें। मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब, एक लेजेंड शख्सियत। उसके बाद काचू, जो हमारे अफसन, काची इस्फंदियार खान साहब। हाँ वो हैं। प्रेमी रोमानी साहब हैं, कद्दूस जावेद साहब हैं, नूर शाह साहब हैं, दीपक बुदकी साहब हैं, असीर किश्तवाड़ी, बलराज बख्शी, खुद आप जावेद अनवर साहब, आपने भी एक किताब तरतीब दिया, उसमें आपने बड़ा खूबसूरती से इनका मैं कहूँगा कि एक तज्जिया पेश किया है। सलमा सनम साहिबा खुद अफसाना निगार हैं। हसन साहू, वैशी सईद साहबों, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आज हम उनका जो है लब्बे लुबाब यहाँ पेश करने की कोशिश करेंगे। इनकी शुरुआत जो हमें दस्तावेज मिले हैं, बहुत ही यानी हम कहेंगे कि कमसनी में इन्होंने लिखना शुरू किया। चाहे वो पयाम तालीम था, आजकल था, खिलौना था, या पालिका समाचार था, इस तरह के बहुत सारे उस जमाने के जो रसाइल थे उनमें इनको पजीराई मिली है। गांधी की हयात के हवाले से इन्होंने काम किया है। अंग्रेजी और दीगर बहुत कुछ बातें चलेंगी। बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, किन किन के लिए हैं वो भी हम इब्तिदा करेंगे। आपने भी इन पे बहुत खूबसूरत लिखा है। मैं चाहूँगा चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीआईएस का हो, बहुत सारे इन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में इन्होंने असनाद हासिल की हैं। उसके अलावा देवानंद हो, शबाना आजमी हो, संजय खान साहब हो, सुनील दत्त हो, जावेद अख्तर या जगजीत सिंह, बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक के बहुत सारे जो हमारे वजीर आला रहे हैं उनके इंटरव्यूज किए हैं। बात से बात निकलती रहेगी। बहुत सारी अंजुमनों के ये बुनियाद गुजार भी हैं, और कुछ ऐसे तर्जुमे जो इनके शाहकार हुए हैं। आपने इनको कैसा पाया है? आपकी गुफ्तगू भी इनसे होती रही है, आप हमारे जम्मू कश्मीर तशरीफ लाते रहते हैं, इनसे भी आपकी मुलाकातें रही हैं। इनकी कहानियों पे भी बात करेंगे। बहैसियत शख्स आपको ये कैसे? जी, जो है बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। नाजरीन, देखिए जो शख्सियत है, मैं लद्दाख भी गया, इनके होटल भी गया, इनसे मुलाकात की, रहा भी इनके साथ, तो इनको कहा भी बहुत। तो देखिए जो इनकी शख्सियत है नाजरीन, इरफान भाई, वो पूरी जो है अहम सारे लोगों के लिए मशअले राह है। अब आप सोचिए कि एक शख्स लेह में पैदा होता है, उस जमाने में पैदा होता है जबकि वहां बिजली का भी टोटा था। किसी लेह जो है दारुल सल्तनत है, राजधानी है, हम सब जानते हैं लद्दाख की। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख था, जम्मू की राजधानी, जम्मू डिवीजन की, जम्मू श्री और कश्मीर की श्रीनगर,
और लद्दाख में 2 जिला, एक लेह और एक कारगिल, और लेह उसकी राजधानी। कभी नाज़रीन आपने सुना है कि किसी दारुस सल्तनत की आबादी सिर्फ 5,000 पर मुश्तमिल हो? ओनली 5,000, कहीं नहीं। और हालात ऐसे हो कि बिजली में ना पहुंची हो। इतना दुर्गम इलाका हिंदी में कहते हैं, लेकिन वहां पे ये शख्स पैदा होता है और निहायत गरीबी में, मुफलिसी में, उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखता है। और पढ़ाई क्या जारी रखता है, कयामत करता है पढ़ करके। कौन सा ऐसा गोशा है जो नहीं करता? अफसानों पे बहुत से अफसाना निगार हैं हमारे पास, और भी चीजें हैं, लेकिन एक लेह में पैदा हुआ शख्स जब इस तरह काम करता है, इतनी मेहनत करता है ये, आप उसकी किताबों को पढ़ेंगे देखेंगे कितनी मेहनत है। इनकी जो सबसे पहली जो इरफान भाई जो है, जो कि गायबाना जो हमारा तारुफ हुआ, मैं आपको बताऊं कि महबूबुर रहमान फारूकी साहब के जमाने में आजकल का बहुत ज्यादा मेयार हो सकता है। यानी आज भी है, जाहिर है आजकल का तो आजकल है, लेकिन उस दौर में इस कदर उसका मामला हो गया था कि हम इंतजार करते थे। तो पहली बार तारुफ, जैसा भी आपने आजकल से जिक्र किया, आजकल में जो है इनकी जो है 4 किस्तों में जो है इनका मजमून शाया हुआ था। उसका नाम था कलम, कलमकार और किताब। ये उस मजमून का उन्वान था नाज़रीन। और वो मजमून क्या था? उसमें कोई अफसाना नहीं था, उसमें कोई ड्रामा नहीं था। इनका जो वो मजमून था वो इस तरह था कि बचपन से इन्होंने जिन बड़े लोगों को पढ़ा था, उनकी कुछ अहम अक़वाल, उनकी जिंदगी कुछ अहम वाकयात जो है उसमें इन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिए। जब वो एक अच्छी खासी तादाद में हो गए तो इसको इन्होंने जो है उन्वान दे करके कि कलमकार की जिंदगी कैसे होती है, उसमें किताब की क्या अहमियत है, उनकी जिंदगी के अहम वाकयात का, उससे हम क्या दर्स ले सकते हैं, इसको उन्होंने आजकल को भेजा। और महबूबुर रहमान फारूकी जैसा दूरंदेश शख्स जिसने देखा कर ये चीज है उर्दू में, पढ़ा कैसे जाए, किताब की क्या अहमियत है, हमें क्या अहमियत देनी चाहिए, तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं। वो किताब है। तो वो 4 किस्तों में थी। वो इतना ज्यादा वो सिलसिला मशहूर हुआ कि यकीनन आजकल का हर कार्य उसका इंतजार करता है। हम भी इंतजार करते हैं कि यार क्या बात है, तब बिल्कुल नया मौजू। यानी हर अदबी में उठाइए तो अफसाना है, ड्रामा है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज थी। और महबूब रहमान फारूकी साहब की नजर, और एक तो इनका काम। अब देखिए कि एक जो है शख्स लिख रहा है, कोई किताब उठाई अंग्रेजी के, वर्ड्सवर्थ की उठाई, किसी की कोई एक वाक्य मिला उसको डायरी में नोट कर ली। इससे समझिए क्या जो है रहा होगा सिलसिला पढ़ने का, इतने जुनून का। फिर जो महबूबुर रहमान फारूकी साहब को ये इतना अच्छा ये आया कि पब्लिकेशन डिवीजन से वो 4 किस्तें जो है मजमून की एक किताबी सूरत में शाया हुई, महबूबुर रहमान फारूकी साहब ने कराई। वो किताब है जनाब ये कलम, कलमकार और किताब। ये किताब है, ये है पब्लिकेशन डिवीजन उसकी तरफ से। ये बड़ा अहम कारनामा था, इसकी अभी तक कोई दूसरी मिसाल नहीं मिली है। अब इसमें ऐसी सी चीजें, ऐसे ऐसे नुक्ते हैं नाज़रीन कि जैसे जो है बहुत से लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने, इस तख्लीककार की जिंदगी, तख्लीकियत के वक्त और उसकी जाती जिंदगी में फर्क है, तजाद भी मुमकिन है। यह हमें इस किताब से इल्म हुआ मुझे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम इकबाल को लें और देखें कि साहब जो है इकबाल बड़ी अच्छी शायरी कर रही है, तो क्या जाती जिंदगी वैसे ही उनकी? क्या दूसरे जो अकबर इलाहाबादी की जाती जिंदगी उनकी वैसे ही थी? नहीं, ऐसी नहीं थी। फर्क ये इस किताब से मुझे इल्म हो, जो दूसरों के लिए कि नहीं भाई ये फितरत है। इसी तरह ये कि जैसे कि अब मजमून आपका बेहतर कैसे होगा, इसमें लिखा है कि एक शख्स का जिक्र किया इरफान भाई अब्दुल गनी शेख साहब ने, वो कम से कम 500-600 बार अपनी तहरीरों को लिख के काटता था। शाहकार बनते कैसे हैं मगरिब में, ऑस्कर अवार्ड कैसे मिलता है, उसका पैमाने के जमाने में क्या था। यानी अपनी तहरीर को 47-48 बार देखना, 50 बार देखना, 100 बार देखना, तरमीम इजाफा करते रहना, उसके बाद जो है इशात के लायक समझना खुद। ये हमारे वहां आज तक नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, शायद गालिब वगैरह ने किया हो, लेकिन अब तो मुमकिन नहीं है कि इतना देखे, इतना जब्त किसी के पास नहीं है। लेकिन उस दौर में लोग करते थे, ये इन्होंने वो किया है। तो ये जो कारनामा था नाज़रीन, यानी हमें बताना ही कैसे हो। मैं खुद अब अपनी तहरीरों को मांझता हूँ इरफान भाई, इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी चीजों को मैं देखता हूं बार बार। तो ये एक तरह से ये मैं समझता हूं इरफान भाई की अब्दुल गनी शेख साहब यकीनन ऐसी शख्सियत है, और जम्मू और कश्मीर लद्दाख के खित्ते की अलग तो ये आज हुआ, इसको तो हम एक ही समझते हैं, जाहिर सी बात है।
अभी यूटीआई हुआ है, कुछ दिन कबल हुआ है। तो ये ऐसी शख्सियत है कि वाकई ये जो है मशाले राह है। और सबसे बड़ी बेशक। जो है एक अहम बात ये है कि इनके जो अफसाने हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। अब बहैसियत तख्लीककार को, ये तो मैंने शख्सियत बताई, जी। बड़े नर्म मिजाज, हमेशा काम करने वाले, मेहनत करने वाले, बहुत ज्यादा जहीन, हाफिजा भी माशाल्लाह गजब का, जो मेरी मुलाकात इनसे हुई और मैंने जो पाया, चुप से बेशक, काम यानी करना। 36 में अगर इनकी पैदाइश हुई है और अब तक ये लिख रहे हैं और इनका ये कलम अभी भी जारी है, यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमारी अदबी दुनिया में इनको सराहा भी गया, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि ऐसी एहतसाज शख्सियात पे पीएचडी भी हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके काम की पजीराई, यानी कि अगर पीएचडी हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने नावल लिखे, अफसाने लिखे, बहुत आला पाया के तर्जुमे किए, ड्रामा लिखा, सफरनामा, यानी इन्होंने ईरान का सफर किया तो सफरनामा लिख दिया, इंग्लैंड गए वो सारी रुदाद इन्होंने लिख दी, थिएटर कैसे किया, किन किन आर्टिस्टों से मिले, रेडियो में इन्होंने किन किन के इंटरव्यूज किए और कैसे कैसे इन्होंने कहाँ कब क्या सर्विसेज दी। बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल होता है, यानी जो शख्स अफसाना, ड्रामा, नावल लिख रहा है वो बच्चों के लिए भी लिख रहा है, तो यानी बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में अदब इत्तफाल के लिखने वाले कौन कौन हैं, तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों की भी हमारे कायरीन ने पजीराई की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स है और अनेक इनके रंग हैं। साइंस, इस्लाम, एजुकेशन, तसव्वुफ, ये मज़ामीन, और इस यानी कोई फील्ड ऐसा है ही नहीं जिसको इन्होंने ना छुआ हो और उसमें आला तख्लीक हमको ना दी हो। कदीम तज़किरों की बात करें, सफ़रनामों की बात करें, और सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा इनके यहाँ जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो आपने इब्तदा ही उसी जुमले से की कि जो मैं भी सोच रहा था कि कहीं बीच में मौका मिलेगा तो ये बात करूंगा। यानी जो शख्स अपनी ज़मीन से जुड़ा है और उसको वो एहसास भी है कि मैं वहाँ रह रहा हूँ जहाँ ना रेल है, ना टनल है, और बहुत ही खूबसूरत तजिया किया है, और लिखते लिखते आप उस नतीजे भी पहुंचे हैं। मेरे हाथ में वही आपकी किताब है, और खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी इनका जो अफसाना है, जो आपने बात अभी की है, यानी कि किस तरह से इन्होंने बिजली प्रोजेक्ट को, जो एक ख्वाब होता है, उसके हवाले से लिखा है। इन्होंने चंद सत्र में पढ़ूंगा अफसाने की कि मेरे बाप आए दिन बिजली की बातें, हाँ, मेरे बाप आए दिन बिजली की बातें करते थे, खासकर जब शाम को दिया जलाया जाता तो उनको बिजली याद आ जाती। अब यहां से अब आप देखिए, सीधा मैं उस पे आता हूं जो इनका जुमला है, कोट किया है आपने कि मेरे मरने के बाद जब जोजिला पर टनल बने तो मेरी कब्र के पास आकर मुझे बता दें, तुम्हारे दादा ने मुझे वसीयत की थी कि सक्तना प्रोजेक्ट के बनने पर उनकी कब्र पर आकर उन्हें खबर दे दें। यानी कि देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक किरदार के जरिए अपने उस जमीन का हक अदा किया है। ये इनका यानी एक, फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ये भी लिख रहे हैं कि मैंने बड़ी ताबेदारी से उनको आगाह किया, मैं जानता हूं तुम भी बड़े फर्मा बरदार हो। हाँ, एक वसीयत और है, ले रेलवे लाइन से मुतल्लिक बात नहीं करना, ये अपने पोते और पड़ पोते पर छोड़ देना, शायद तब तक कयामत आ गई। यानी अब आप देखिए कि शायद तब तक कयामत आई होगी, अभी भी वहां ना रेल है, ना उतने बड़े टनल हैं। यानी देखिए एक तख्लीककार का जहन कहाँ पहुंचा है कि वो चाहते हैं कि वहां रेल भी पहुंचे, वहां टनल भी बने, तो एक किरदार के जरिए ये बातें कहलवाना, तो यानी अपनी जमीन की बात भी कर दी, किरदार के जरिए वो जो इनके मन में है वो कह देना। इस तरह का इनका जो नजरिया था। बहुत सारी और भी बातें, जैसे दो मुल्क एक कहानी, इसमें भी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हिंदो पाक की जो 65 साल की जो कहानी, या फिर गलत फहमियां या नफरतें और कदूरतें या लड़ाई, वो सारी चीजें हैं। आखिरी इनका एक जुमला है कि कभी तो वो कहानी जरूर लिखी जाएगी जो बिछड़े दिलों को मिला देगी। यानी क्या क्या एहतमाम करते हैं अपनी कहानियों का। तो बहरहाल इस हवाले से कि इनका कहानी
का कहना, किरदारों का जो मुकालमे अदा कराना, इस हवाले से भी आपने बहुत इनका यानी इनको पढ़ा भी है, और आपने इस पे इनकी तहरीरों पे लिखा भी है। इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन को मजीद बताएं कि इनकी तहरीरें जो हम आलमी अदब अपने सामने रखते हैं तो वहाँ कहाँ नजर आती है। जी बिल्कुल नाजरीन, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताऊं कि बैनुल उलूमी जो तख्लीकार होता है, यानी जिसका जो है जाविया जो होता है किसी एक इल्म पर महदूद नहीं रहता, या मरकज में कोई एक इल्म नहीं होता, मरकज बदलता रहता है, कहीं अफसाना या नावल तारीख की हैसियत इख्तियार कर लेता है, कहीं तारीख में अफसाना और नावल के अनासिर आ जाते हैं, यानी लवाजिमात, हकीकत नहीं, हकीकत तो एक है बहरहाल। तो ये सब चीजें यकीनी तौर पर इरफान भाई है। आप देखिए एक अफसाने में ये बयान करते हैं, अब देखिए जो है जो तहजीब होती है, तारीख से साथ तहजीब का जाहिर सी बात है एक मिलन है। अब कोई क्या जाने कि भाई लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख की तहजीब क्या है, अब उसके लिए लद्दाख की किताब पढ़नी पड़ेगी कि भाई लद्दाख की संस्कृति क्या है, उसके बारे में कल्चर ऑफ लद्दाख वगैरह। लेकिन अब देखिए एक अफसाना इनका इसमें ये बताते हैं कि लद्दाखी जो है अपनी जेब में, लद्दाखी अपनी जेब में हर वक्त 3 चीजें लेके चलता है, चाय बनाने का सामान, एक और पता नहीं क्या था वो, और सुई धागा। ठीक। अब सुई धागा क्यों? तो लिखा है कि चूंकि पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते जूते फट जाया करते तो वो उसी से सुई धागे से सिल लिया करता। क्या बात। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दुर्गम, कितनी जबरदस्त पहाड़ियां होती होंगी कि जूते फट जाए आपके चलते। वाह। और चाय बनाने के सामान का मतलब यह है कि कहीं आबादी नहीं है, मौसम खराब हो सकता है एक पे। बिल्कुल। अब मैं बताऊं आपसे कि वहां की बात, नाजरीन एक बड़ा अच्छा वाकई, लेकिन ये मुझे जो हैरान कर गया। हम द्रास में थे तो एक साहब मिलने के लिए आए, कश्मीर श्रीनगर, मुझसे मुलाकात हुई तो आया कि जावेद अनवर साहब मैं आपसे मिलने सिर्फ आया, भाई मोहब्बत है आपका, आइए बैठिए। कहाँ रहते हैं साहब? यहीं आसपास में रहता हूँ। तो उन्होंने कि नहीं, अब धूप निकली हुई है जनाब, धूप निकली हुई है बाकायदा, बैठे। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे जल्दी जाना। मैंने कहा क्या साहब बता रहे, खाना खा लीजिए अभी हमारे साथ रहिए। कहा नहीं नहीं बारिश होने वाली। कहा यार बारिश होने वाली है, मैं हम धूप में बैठे हैं, बारिश होने वाली। तो कहा उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए वो जो बादल जा रहा है, इरफान भाई यकीन कीजिए आप, और लोग भी गवाही जी देंगे। जी। उन्होंने कहा ये देखिए जो बादल जा रहा है ये जाके हमारी बस्ती में बरसेगा, उससे पहले मुझे घर पहुंच जाए। वाह। मतलब क्या क्या। नुक्ता था। अब देखिए कि जो चाय की पत्ती क्या मामला, कहीं पहाड़ी पे काम करे, बारिश हो गई, सर्दी बढ़ गई, और सर्दियां हम्म। ऐसे ही बढ़ती हैं। जुमे का दिन था नाजरीन, और द्रास में, द्रास ही की बात है कि मैं ऐसे ही धूप में था कि यार कैसे यहाँ बढ़ जाता है। द्रास सबसे, साइबेरिया के बाद पूरी दुनिया का सबसे ठंडा इलाका हमारे मुल्क में द्रास, बहुत छोटी सी बस्ती है, टाइगर हिल के ऊपर। इरफान भाई भी गए, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। इरफान भाई बामुश्किल से 5-7 मिनट बारिश हुई है जुमे की नमाज से पहले, उसके बाद इतना सर्द पानी हो गया कि हमें कपकपी होने लगी वजू करने। 5-7 मिनट की बारिश के बाद वो देख के हमें होगी यार वाकई जो सर्दी होती। बहरहाल तो नाज़रीन मैं ये कह रहा था कि देखिए अब सुई तागे का जिक्र, इसी तरह आप देखें इनके जो अफसाने हैं या नाविल है, उसमें ये कभी अपनी जमीन से अलग नहीं हुए। यहाँ इन्होंने अपनी जमीन का मसाइल भी रखे, और मेहनत इस कदर, जिस तरह जो जुनून होता है कि ये जब लाइब्रेरी में बैठते थे तो कोई किताब को अपने हाथ से नकल किया करते थे। दिन दिन भर बैठ के, मिराजी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वो पढ़ते रहते थे, चलिए साहब एक जुनून था। जी। लेकिन ये किसी किताब को लेकर की जिराक्स का जमाना नहीं था, किताबें बाहर नहीं आ सकती थी लाइब्रेरी की। 400 पेज की किताब हो, 300 पेज की किताब हो, 200 पेज की किताब हो, इरफान भाई उसको बाकायदा अपने हाथ से लिखते थे, उसका नुस्खा लिख करके वाह। अपने पास महफूज रखते थे। कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को नवाजता है फिर बिल्कुल इतनी बिल्कुल। गरीबी में। मैंने पढ़ा है कि जब इनकी वालदा का जब जेवर बेचना पड़ा, यानी दुनिया भर का तो काम हुआ, जो गरीबी का मामला था ये वो सब चलता रहा, लेकिन जब नौबत यह आ गई कि इनकी वालदा ने अपना जब जेवर बेच दिया घर के खर्च के लिए, तब जो है उनको जो है बहुत परेशानी हो गई। मतलब बड़ी तकलीफ हुई, इनकी वालदा को तब तकलीफ हुई कि यार अब हम कहाँ आ गए। और जब इन्होंने, इनकी जॉब लगी जो आपने बताया, आप अभी उसमें जो आप जिक्र कर रहे थे, तो जो पहली जॉब लगी इसमें इनके सीनियर ने इतना इनका इस्तेसाल किया कि इनके नाम से वो खाता था। एक अफसाने की सूरत में है कि मतलब इनके नाम से खाता था, इनको कुछ नहीं मिलता था। बहरहाल अल्लाह साथ देता है। तो इतनी ज्यादा, और पढ़ने में इतना इन्होंने अपने आप को गर्क कर लिया यकीनी तौर पर कि हर तरह की चीजें, यानी अगर हिस्ट्री लिखती हो तो लोग इनसे रुजू करते हैं। अब देखिए ये शिराजा का जम्मू कश्मीर लद्दाख नंबर है मेरे साथ, ये बिल्कुल। देखिए। अब इसमें जो है जो लिखा हुआ है
मजमून जो है ये है बल्तिस्तान अब्दुल गनी शेख। अब बल्तिस्तान तो हिंदुस्तान में है नहीं, वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन एक इलाका बल्तिस्तान अब पहले लिखा गया होगा, तो शीराजा ने उसको क्यों नहीं लिया बल्तिस्तान। अब उसके बाद जो है इनका एक मजमून है सियाचिन ग्लेशियर तारीख के आईने में, ये 2 मजमून इसमें शामिल है। अब देखिए ये तारीखदा नहीं है, इरफान भी इस बात को गौर करने की बात है। शीराजा मुवक्किर जरीदा, तारीखदा मौजूद, तहजीब और तारीख पे काम हो रहा है, सारी चीजें, सिर्फ शायरी पर अदब पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन लिखवाया किससे जा रहा है, अब्दुल गनी शेख साहब से लिखवाया जा रहा है। क्यों लिखवाया जा रहा है, जाहिर सी बात है पहले भी लिखा गया है, जो है ये सियाचिन पे आज तो पहली तहरीर तो है नहीं ना, बल्तिस्तान पर है, लेकिन ये लोग जानते हैं, हिस्ट्रियन भी जानते हैं, नई तारीखियत की बात होती है, माहौलियाती अदबी मुताले की आज बात होती है, बैनुल उलूमी तनकीद में, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के मैं समझता हूं कि अपने जमाने के सबसे पहले ये बैनुल उलूमी जो है ये शख्सियत, ये बैनुल उलूमी तख्लीककार है, जो कि इनके अफसाने आप पढ़िए, आप नावल पढ़िए। इन्होंने भाई का तस्करा किया, भाई पता नहीं है कि नहीं या ख्याल बना, ये मैंने इनसे नहीं पूछा, लेकिन इरफान भाई जो जो दहलीज होती, सरहदों पे बहुत सी कहानियां लिखी गई हों, लेकिन एक घर का होता है कि भाई मेरा ले एयरपोर्ट पे आ रहा है, और वो जो है पुरानी बातें थे, फिर ये कह के जा रहा है कि भाई जो है मैं फिर आऊंगा, इस तरह की चीजें, और बाद में वो नहीं आ पाता, मतलब ना उसको वीजा मिला ही नहीं दोबारा, 27 साल के बाद वो आया, तो वालदा समझ गया कि जब पहली बार 27 साल के बाद तो पता नहीं कब आएगा, तो बहरहाल उसके बाद वो नहीं आ पाया, तो वो इतना, मतलब उसके बीच में जो तहजीब और सकाफत है वो इतना ज्यादा जो है, मतलब उसमें हकीकत है, हकायक पर मबनी है कि मैं बता नहीं सकता आपसे। यानी आप इनके अफसानों को पढ़ें, आपने पूरी तारीख पढ़ ली, आपने पूरी तहजीब का जो है वो कर लिया, अंदाजा कर लिया अब्दुल गनी शेख साहब का, ये है। अब ये जो किताब, ये देखिए शिराजा में जो नंबर निकला है नाज़रीन, वो ये है, इतना मोटा इनका वो है, इसमें ये चीजें ही मौजूद हैं, तमाम चीजें हैं, और लिखा, ये बड़ा काम है शिराजा का यकीनी तौर पर, लेकिन ये इनकी शख्सियत है कि जो है आप किसी भी जो है बताइए लाइब्रेरी में बैठ के लिख रहा है। फिर ये दिल्ली में थे, दिल्ली में भी इनका यही हाल था, यानी कभी भी इरफान भी बड़े कम लोग होते हैं, आप हम लोग कितनी, अब तो खैर लैपटॉप का दौर आ गया, लेकिन लैपटॉप में भी कितना लिख सकते हैं हम, क्या हम में से है किसी की हैसियत नाज़रीन, हम में से है किसी की इज्जत की बैठ के बीसियों किताब को हम जो 200 पेज की हो, 300 पेज की हो, और उसको हाथ से मुंतकिल करके हम अपने पास रखें, क्योंकि हमारे पास खरीदने की हैसियत नहीं है, या उस दौर में जब कोई फोटो कापी भी नहीं होती थी, आप लाइब्रेरी से बाहर लेके नहीं जा सकते थे, लाइब्रेरी में बैठ के उसको लिखना, उस नुस्खों को अपने पास लिख के महफूज करना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात। बिल्कुल। और ये जो कलमकार और किताब का जिक्र, जी बेशक बेशक, मतलब ये हर दम जो है मुतहरिक ही रहे, यही वजह है कि जब इन्होंने अंग्रेजी की किताबों का तर्जुमा किया और खुद फिर अंग्रेजी में इन्होंने लद्दाख की तारीख लिख डाली, रिफ्लेक्शन ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। ये एक ऐसी किताब जावेद भाई के जो इंग्लैंड में जब ये गए, कहते हैं कि फिर इस पे इनको अंग्रेजी का एक बेहतरीन अवार्ड भी मिला है इस किताब पे, यानी जो अंग्रेजी में लिखी गई है, बेहतरीन यानी बेस्ट बुक का अवार्ड भी इनको मिला। और इस किताब के फिर कहते हैं कि 40 जो है आगे जो है कापियां बनी, और मकाले की सूरत में ये अलग अलग शहरों में इन्होंने नाम दिए हुए हैं, इंग्लैंड और उसके अगल बगल जो भी थे वहाँ वहाँ ये बहुत इनका एक अहम कारनामा। और इसके अलावा इन्होंने द दुर्द और नोमैड्स, इस हवाले से भी इन्होंने ये यानी इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनका मैं अभी देख रहा था, मुझे अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें भी ऐसी नहीं है कि बस ये अपने आप में ही रहे। ये देखिए कि हाँ, 2 दस्तावेजी फिल्मों के लिए अंग्रेजी में इन्होंने ये 2 किताबें लिखी हैं, द नोमैड्स और द दुर्द्स। इनको यानी इस अनवान से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखे, और अब फिर तकरीबन 36 एपिसोड इसी हवाले से ये चलते रहे हैं। फिर अंग्रेजी में देखिए द फॉर शेकिंग पैराडाइज जैसा इन्होंने एक खूबसूरत तर्जुमा किया। मैं अभी कह रहा था कि जर्मनी, फ्रांस और इन जगहों पे भी ये किताब का पहुंचना, फिर इनका अंग्रेजी का जो लिखना था वो कहाँ कहाँ जाके, यानी लद्दाखी कल्चर ओवर द सेंचुरीज, या होप हेरिटेज ऑफ लद्दाख,
फिर हिस्ट्री ऑफ लद्दाख अ न्यू प्रोस्पेक्टिव, ये तवील मकाले, फिर फलसफे के हवाले से इनके बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मंजर आम पर आई हैं। मैं ये चीज के ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लद्दाख तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ, 2010 में अंग्रेजी का इनको बेहतरीन अवार्ड मिला है इस किताब पे। तो इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, और कमाल ये है कि जितना अच्छा ये नावल लिखते थे, अफसाना लिखते थे, उतने ही अच्छे ये थिएटर आर्टिस्ट भी थे। यही वजह है कि मुंबई में जो फिल्म साज MC नागर हैं, या मैंने एक नाम लिखा था यहाँ, राही साहब हैं कोई, हाँ, एक बहुत अच्छे वेद राही जी हैं, हाँ, फिल्मी डायरेक्टर वेद राही। तो इन लोगों ने इनसे कहानियां लिखवाई, और इनका यानी आप देखें कि ना सिर्फ लद्दाख तक के मोहतात रहे, दिल्ली गए। फिर जब हम इनकी सरसरी में इसलिए ये 2-3 चीजें पढ़ूंगा ताकि जो हमारे नाजरीन होते हैं ये वाले वीडियोस कभी हमारे स्कॉलर्स के काम भी आते हैं। जैसा मैंने कहा कि 36 में ये अगर पैदा हुए हैं ले में, तो 43 में इन्होंने कहते हैं कि मिडिल स्कूल ज्वाइन किया, और 51 में मैट्रिक का इम्तिहान, और 52 में इन्होंने देखिए महकमा वेटनरी में स्टाफ असिस्टेंट का ओहदा संभाला। यानी कितनी कमसिनी। और फिर कहते हैं कि बस इन्होंने रहमान राही जैसे, ब्रिज प्रेमी जैसे जो उस वक्त के नामी ग्रामी यानी अदीब थे, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया। और 54 में ले में इनकी ट्रांसफर होती है, और वहां नेशनल ड्राइंग क्लब जैसा थिएटर जो है ज्वाइन करते हैं। अदाकारी का शौक था, तो ये सिलसिला ऐसे बढ़ा कि फिर इनकी कहानियों में दिलचस्पी बढ़ गई। 55 में इनकी यानी कहते हैं कि उर्दू अफसाना लिखना मैंने शुरू किया, और फिर 58 में इनकी 3 कहानियां, चाहे वो लोसर और आंसू हो, आरजुएं हो, नूरी हो, अच्छे रसाइल में, वो पंपोश हो या देश, इस जैसे यानी रसाइल में इनकी कहानियां छपना शुरू हो गई थी। उम्र ही क्या है, यानी फिर 20-22 साल में तो ये एक अच्छे मंजे हुए अदीब की सूरत में जमाने की आंखों नजरों में आ गए हैं। नावल का सिलसिला शुरू होता है, ये पूरी एक कहानी है। हिंदी में कमाल की बात के यानी महात्मा गांधी की हयात और उनके फलसफे पर जो किताबचा इन्होंने तरतीब दिया, वो कल्चरल अकेडमी श्रीनगर ने जब पेश किया तो उस पर भी इनको यानी पहला इनाम मिला। CIS का इम्तिहान पास किया। हिंदी का मैं यहां तक पहुंचना चाहता था कि 1972 में देखिए कि पढ़ने का शौक, लगन, हिंदी का इम्तिहान प्रज्ञा पास किया। तो ये चीजें हैं। और फिल्मी सितारे जो दिल्ली में एक कहानी यानी तस्वीर छपी, और आजकल ये सारी चीजें चलते चलते फिर राजस्थान पहुंचते हैं, जहां से ये MA फर्स्ट ईयर जो है वो तारीख में करते हैं, फिर इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। ये शौक जो है, यानी कि इनकी शख्सियत के हवाले से हम उन तमाम स्कॉलर्स को या उर्दूदा हजरात को या जो गैर उर्दू भी हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वही क्रेडल टू ग्रेव, यानी हम कहते हैं कि कब्र से लेकर माँ यानी माँ की गोदी से कब्र तक जो है आदमी पढ़ता रहे तो कुछ ना कुछ सीखता है। यही वजह है कि इन्होंने इतना कुछ लिख डाला है। इस तमाम इनके जुनून और इस कैफियत पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इरफान भाई, मैं बताऊं कि जो है देखिए, अब देखिए एक तो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, जबान देखिए आप। एक तो हम बात जी कर रहे हैं, जैसे मैंने माहौलियाती मुताले की बात की, नौ तारीखियत की बात की। अब देखिए जो किताब है, कलम कलम और कार, किताब की इब्तिदा कैसे होती है। अब आप जी समझिए कि लेह में रहने वाला जहाँ की कुछ भी नहीं है, आज भी हमें कितनी दुश्वारी है। अगर गाड़ी, सड़कें बन गई वगैरह बन गई, लेकिन अभी भी दुश्वारी है। मौसम बहुत खराब हो जाए तो दुश्मन, बंदा जा नहीं सकता। बहुत अभी भी दुश्मन। यूनिवर्सिटी नहीं है वहां, यूनिवर्सिटी नहीं है, जाहिर है। और भी आ गई, चीजें आ हैं गई, दूसरे, अब यूनिवर्सिटी आ आ गई गई, है। अब आ गई है, हाँ, अब आ गई है, हाँ, अभी नहीं। जब से यूटी बनी है तो जी, यूनिवर्सिटी। ये मामला है। अभी यूटी बने तो साल भी नहीं हुआ, साल 1.5 साल हुआ मेरे हाँ, ख्याल से। जी जी। तो अब बिल्कुल। देखिए इनकी जो किताब है ये शुरू कैसे होती है इरफान भाई। कलम कलमकार और किताब देखिए, मैं इब्तदा में नाज़रीन देखिए, जमान देखिए। जी 2800 साल कब्ल मसीह जेरे जमी दबी मिट्टी की एक तख्ती पर लिखा था, हाँ हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है। क्या दुनिया बात है। खत्म होने हाँ, वाली है। इसका सबब क्या है मालूम है दुनिया खत्म होने का?
दुनिया खत्म होने वाली है, बच्चे अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते हैं। वाह, बच्चे अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते हैं और हर आदमी एक किताब लिखना चाहता है। क्या बात है। ठीक है, अब देखिए, ये उस दौर की बात है जब किताब लिखना कारेदारद वाला वाह, मामला था। छपाई की मशीन तो दरकिनार, लकड़ी के छपाई के ब्लॉक भी नहीं बने थे, कागज इजाद नहीं हुआ था, जबान ने नश्व नुमा नहीं पाई थी, तस्वीरें कदीम तरीन तहरीरें थी। तहरीरें क्या थी? कदीम तरीन तस्वीरें, जिसको वाह, देख करके अंदाजा लगाया जाता था कि यार क्या लिखा है, यानी जबान तक नहीं थी, ये सोचिए। तस्वीरों वाह, की बजाय अब दरख्तों की छाल और मिट्टी की तख्तियों पर इंसान ने हुरूफ से लिखना सीखा था। वाह, अब ये एक वो हो गया पैमाना। अब देखिए जानकारी तारीख की, देखिए जो जो तहकीक होती है, तहकीक क्या साहब, शायद हमने भी इरफान भाई अपने इरफान भाई हम लोगों ने बहुत नहीं सुनी होगी, मैंने तो नहीं सुनी थी। देखिए, दुनिया की कदीम तरीन किताब तकरीबन 4,500 साल पहले पायरस नाम के पौधे की छाल पर लिखी गई थी। इराक में निनुआ के कदीम शहर में 10,000 मिट्टी की टिकियों की एक पब्लिक लाइब्रेरी दरियाफ्त हुई है। क्या बात है। वाह, मिट्टी की टिकियों की। अब ये हमें बता कौन रहा है? हमें हिस्ट्री नहीं पोर्टेबल, बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें हिस्ट्रियन नहीं बता रहा है, हमें बता कौन रहा है? हमें एक अदीब बता रहा है। जो कहते हैं ना, अदब में सारी चीजें मिली हुई हैं, तारीख पे बात होती है, माहौलियात पे बात होती है। तो इस तरह का हमारे पास है। अब देखिए, इंसान ने लिखना क्यों सीखा? एक सवाल है, आज हम गुफ्तगू करते हैं। अब बड़ा पेचीदा बिल्कुल, सवाल है, हर आदमी जवाब नहीं दे सकता, हम भी जवाब नहीं दे सकते दीपान भाई, सरसरी बातें करेंगे। ठीक है ना? इंसान ने लिखना क्यों सीखा, ये इंसान क्यों लिखता है, ये इनको ठीक, उन्वानात है इस किताब के। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, इसमें उन्होंने जो कोटेशंस नोट किए हैं कि लिखने का एक बड़ा सबब यह है कि इंसान लाफानियत की तलाश में सरगर्दा रहता है। क्या बात। स्पेन का फलसफी माइकल डी ओनामोनो लिखता है कि हर इंसान चाहता है कि मौत के बाद वह एक ऐसा खला अपने पीछे छोड़ जाए जिसको कोशिश के बाद पूरा करना मुमकिन ना हो। यानी ये कोटेशन देखिए कहां कहां से पढ़ा और एक जगह इकट्ठा किया इन्होंने। बिल्कुल, जिंदगी में ना सही, मौत के बाद खुद को दूसरों की नजरों में मुनफरिद तरीन दिखाई देने की आरजू रखता है और जावेदानी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता है। क्या बात है। इन चीजों को जबान नहीं मिली थी। जाहिर सी बात है, हमारे जहन में भी बात होगी कि यार हम कुछ ऐसा करके जाए, कुछ ये करके जाए, लेकिन इसके लिए जो मुनासिब जबान है, इजहार की जो जबान है, जो तरसील की जबान है, वो नहीं होती है। अब बिल्कुल, देखिए लिखा है कि जनूबी अफ्रीका, अब कहां हमने गुफ्तगू की थी, इस जो है स्पेन की। अब देखिए जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक अदीब स्टुअर्ट कलोटे लिखता है, अगर मैं खुश होता मैंने कभी नहीं लिखा होता। क्या आदमी क्यों लिखता है मैं देखिए, कहता है अगर मैं खुश होता मैंने कभी नहीं लिखा होता। लिखना मेरे लिए अपने पैदा करदा किरदारों की एक काबिले गवारा दुनिया में फरार की राह रही है। जबान देखिए और वो सोचिए, वाह, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, आम आदमी नहीं समझ सकता बात क्या हो रही है। देखिए आप, बिल्कुल, जिनके साथ मैं रह सकता था, यानी लिखना मेरे लिए अपने पैदा करदा किरदारों की एक काबिले गवारा दुनिया में फरार की राही है, जिनके साथ मैं रह सकता था। इसका मुतबादिल फ्राइड के मुताबिक बीमारी और जुर्म है। क्या अब देखिए नीचे लिखा है, सिरे दूसरे कलमकार क्या कहते हैं, जब किसी को अदब का जौक हो तो मासिवाय खामा फरसाई कोई इलाज नहीं। ये लिखा है शमाइल लोरू ने। क्या अब आप देखिए कहां कहां से इन्होंने निकाला यार, नाम तक नहीं कभी सुना। मैं तभी भरपूर मुतमईन होता हूं जब मेरे एक हाथ में कलम और कमरे में खामोशी हो। ये कह रहा है कौन? सीनेट होयो, नाम बहुत सुना कभी अच्छा। ने? बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ते तो चुनिंदा किताबें पढ़ते, कोई उनका मैदान नहीं होता। मैं अदीब की बात कर रहा हूं, है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अपने मतलब का कोई माँ बाप जदीदियत का है तो उसने डीकंस्ट्रक्शन पे किताब निकाल ली, है ना, कंस्ट्रक्शन पे निकाल ली, पोस्ट मॉडर्निज्म पे किताब निकाल ली, किसी ने इंटरडिसिप्लिनरिटी पे किताब निकाली, कोई चेकअप को पढ़ा है, कोई मुफासा को पढ़ा है, कोई भारत को। लेकिन ये सब हमारे जहन का, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल, इससे बाहर हम बहुत कम पढ़ते हैं। इसके बाहर या तो बिल्कुल, हमने कभी कॉमिक्सों में पढ़ा होता है, या फिर ऐसा ही कोई किताब, कहीं प्लेन में कोई सफर कर रहा है, ट्रेन में सफर कर यार कुछ नहीं है, चलो किसी को जो है स्टॉल पे कुछ देखने का शौक है, यार ये क्या, तजस्सुस से कोई एक चीज खरीद ली, वो भी जो उसके मिजाज मिजाज को भाई कि यार ये मेरे काम की है, क्योंकि सैकड़ों किताबें हैं। लेकिन इनका देखे कि यार लेह में कितनी दुकानें होंगी इरफान भाई,
और जब दिल्ली है तो कितनी किताबें होंगी, तो उसमें से इंतखाब। और दूसरी बात यह कि यार कोई भी चीज, अब उसमें ऐसी सी चीजें हैं, बताइए काफका का है, मैं उम्र भर तजब्जुब में रहा, मैं उम्र भर तजब्जुब में रहा, जब सोचने लगता तो मुझे अपने बारे में अजीब बेजारी होती थी, वाह। मगर जब लिखता था तो मेरा दिल कवि हो जाता था। बहरहाल जिंदगी में कलमकार, कलम का दर्जा बड़ा होता है, बशर्ते ये अदीब कलम की आबरू रखे और उससे अपना मकाम, ये हाँ काफका हाँ। कह रहा है। वाह। कलम की आबरू और रखने की बात भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। फलसफा देखिए कि ये सब एक फलसफा है, ये एक थ्योरी है, लेकिन इतनी बिल्कुल बड़ी बड़ी थ्योरीज जिनको कि बाद में थ्योरी की शक्ल कितने लोगों ने लिखा, पॉलिटिक्स में ये चीजें आ गई, आज गुफ्तगू होती है, पहले गुफ्तगू थी, यानी पूरी पूरी किताबें लिख दी गई जनाब, और एक जुमले में ये बात लिखी है और कोटेशन में कोट करके इन्होंने जो है बयान कर दी। कितनी बड़ी इनके बात है। काम की, बिल्कुल इनके काम की पजीराई होनी चाहिए। यही हमारा मकसद भी है इस प्रोग्राम का, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेजेंड हैं, जो अहदसाज शख्सियात हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन वही है कि ये हमारे महदूद वसाइल हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ दीगर जो ममालिक के लोग हैं हाथों हाथ जो है उनको पढ़ा जाता है और उनकी कहानियां ली जाती हैं। बहुत कुछ इनको मिला है, नवाजा है, लेकिन फिर भी असर नो, यानी इनको पढ़ा जाना चाहिए, इन पर रिसर्च होनी चाहिए। 1976 में ये यानी रेडियो में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर ज्वाइन होते हैं जावेद भाई। और अब आप देखें जी कि जी। इन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, फिर अफसाने लिखना शुरू किया। 77 यानी 77 में इनका नावल वो जमाना शाया होता है। फिर इसी तरह 78 में दूसरा नावल आ जाता है कि दिल ही तो है। यानी ये जब शाया होता है तो कल्चरल एकेडमी की तरफ से उर्दू में उस साल की बेहतरीन किताब का अवार्ड भी इनको दिया जाता है। फिर जी इसी जी तरह बिल्कुल। बच्चों में देखिए, साल साल हर साल, यानी 77 की बात की वो जमाना, 78 की बात की दिल ही तो है, 79 की अगर हम बात करें तो फिर से इन्होंने बैनुल अक़वामी जो साल था उसमें बच्चों के लिए जो किताबें, यानी किताबों की दुनिया और लद्दाख की सैर, ये मसवदे तैयार किए, और इन पे भी इनको बहुत सारी मैं कहूँगा कि इज्जत अफजाई हुई। और फिर इसी तरह ये चलते चलते सिलसिला आप देखिए कि फिर हफ्त रोजा जो है, चाहे वो अंग्रेजी के हों या उर्दू के हों, कॉलम के लिए इनको स्पेशल कहा गया। फिर इन्होंने, चाहे वो नवाए सुबह हो, उसके लिए इनको कॉलम लिखने पड़े। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, ठीक है ना, उस पे इन्होंने मकाले तो बेशुमार लिखे हैं, यानी 40 मकाले इस जुबान में, 40 उसमें, 40 उसमें। तो बहरहाल फिर बहुत सारे वुज़रा के, या हम कहेंगे कि अदाकारों के इन्होंने इंटरव्यूज किए। ये सारा सिलसिला चलते चलते मैं यहाँ तक आपको लाना चाहूंगा जावेद भाई, कि देखें आप कि जो मैं मारूफ फिल्म डायरेक्टर वेद राही साहब की बात कर रहा था, उनकी फरमाइश पर इन्होंने लद्दाख के बारे में 26 एपिसोड का फिक्शन पर मबनी एक सीरियल लिखा है। ये कमाल है। यानी अब आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री भी इनको हाथों हाथ ले रही है। फिर इन्होंने नौकरी को, यानी जिसको हम कहते हैं कि प्री रिटायरमेंट, यानी 3 साल पहले ही यानी रिटायर हो गए, और दिल्ली की तरफ इन्होंने सफर किया, और वहाँ किस तरह से रहे, और फिर वहां से जब लौटे तो फरोगे उर्दू जैसी एक अंजुमन कायम करते हैं ले में, बज़्म अदब के नाम से इन्होंने फिर तंजीम खड़ी की। फिर इसी तरह ये सिलसिला आते 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 अब आप देखिए कि 1993 यानी 1993 में इनका अफसानवी मजमुआ यानी दोराहा, ये भी मंजर आम पर आता है। तो ये चीजें हैं। अब अफसानों की बात करें, नावल की बात करें, या हम इनकी कहानियों की बात करें, जो मकाले हैं उनकी बात करें, बहुत कुछ है कहने को। फिर वही जो कलम और कलमकार या किताब का जो आपने जिक्र किया, ये भी आजकल में किस्तवार छपता रहा। और इनकी जो साइंस को लेके, यानी जो एक मैगजीन था महानामा साइंस, उसमें इनके जो मजामीन हैं उनको बड़ी पजीराई मिलने लगी। और खास तौर पर एक नाम हमने लिखा है कि जो महानामा साइंस था उसमें इस्लाम और साइंस के मौजू पर इनके जो मजामीन थे वो लगातार छपते रहे। ये देखिए कि एक इंसान का कमाल, वो हिंदी में भी लिख रहा है, उर्दू में भी लिख रहा है, अंग्रेजी में भी लिख रहा है, और कितना यानी कसीरुल जहद शख्सियत का मालिक, कि जिस फील्ड में भी इसको लगा दिया गया वहां ये बौछार कर बैठे।
तो इस तरह के शख्स पर मजीद काम होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि जहाँ भी ये सफ़र करते हैं, ईरान की तरफ गए तो ईरान का सफ़रनामा लिख डाला, और बहुत सारे ट्रेडिशन की बातें इन्होंने की हैं, यानी हमारे कल्चर की, सकाफत की। जो अंग्रेजी जरीदा में नाम लेना भूल गया था, वॉइस ऑफ कश्मीर, ये गुलाम नबी ख्याल साहब की फरमाइश पर इन्होंने एक लद्दाख डायरी लिखना शुरू कर दी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो चाहे पुराने अखबारात तलाश किए जाए या इनसे रुजू किया जाए, और वो तमाम तारीख जो है, हमारे नए जो तारीख नवीस हों या हमारे स्कॉलर्स हों, इनको देखें, इनको पढ़ें, इनके लिए वक्त निकालें। इसलिए कि जैसे हम गालिब को देखते हैं कि वो 17वीं सदी में, फिर 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं और यहाँ तक कि 21वीं सदी में भी आज हम देखते हैं कि नई किरत से, नए अंदाज से, नए लहजे से हमारे सामने आ रहे हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और आपने भी बहुत कुछ सीखा है। मजीद इनकी कहानियों के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि जो इनका अदब है, आपने अभी कलमकार से बहुत सारे अच्छे इक्तबासात हम तक पहुंचाए हैं। मजीद यानी अदब का एक खादिम होने के नाते इन्होंने क्या कुछ किया है, और मजीद जो है इनसे हमें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, नाज़रीन देखिए, जितने भी ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी चीज़ें लिखी हैं अब्दुल गनी शेख साहब, तो बराह रास्त हर चीज़ का मुशाहिदा तो नहीं किया होगा, हर जगह गए भी नहीं होंगे, ज़ाहिर है। अब तारीख लिख रहे हैं तो कहीं से मुसव्विदा कोई चीज़ ली होगी, कुछ काम किया होगा, कुछ अपने तख़य्युल को भी काम में लाया होगा इन्होंने। तो अब आप देखिए कि ये सब चीज़ें इनको ख़मीर मिला कहाँ से? ज़ाहिर-सी बात है कि इसके सबसे पीछे मैं बताऊँ इरफ़ान भाई, मैं नाज़रीन से जो है गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपको वाक़ई कुछ सीखना है अदब के ताल्लुक से, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारा प्रोग्राम स्कॉलर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, उनका शुक्रिया। आप इनकी किताब कलमकार और किताब ज़रूर पढ़ें। ये जो किताब है, जो मेरे हाथ में है, ये किताब। ना मिले आप पब्लिकेशन डिवीज़न जाएँ या इनसे कहें ज़ेरॉक्स निकलवाएँ, कुछ करें। इससे आपको इतनी रोशनी मिलेगी कि मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। जिसे कहते हैं ना, सातों तबक रोशन हो जाना, ये आदमी हैरान हो जाएगा, यार लिखा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, तनकीद कैसे की जाए, इन सब चीज़ों का ये छोटी-सी किताब में मवाद है, इसमें मौजूद है। अब देखिए जो होता है, लोग लिखते हैं, अब देखिए इसमें देखिए इन्होंने एक वाकया बयान किया नाज़रीन, अफ़साने की बात हो रही है तो मैं पहले उस थीम तक जाऊँ, उस मतन तक कि कैसे इनका ज़हन इतना गया होगा। जो मेरा एक अपना जो है मेरा ख़्याल है कि इन्होंने लिखा है कि जो बड़े-बड़े लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है, जो वाकयात इसमें नोट किए हैं, कि एक बिल्ली से मुताल्लिक एलियन स्मिथ की किताब रबर्ब बड़ी पसंद की गई। इस पर फ़िल्म बनी, इसके बाद इस किताब के कई एडिशन निकले। अब इसके बाद लिखते हैं कि जो है इसके बारे में कलमकार के ताल्लुक से, कलमकार कैसा होना चाहिए? क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है ना? बराह रास्त मुशाहिदा ज़रूरी है या तख़य्युल भी कोई चीज़ है? इस पे देखिए कितना ज़बरदस्त नोट है इरफ़ान भाई, आप देखिए। एक कलमकार के लिए तजुर्बा, मुशाहिदा और तख़य्युल ज़रूरी है। बकौल एक नक्काद, तजर्बा सुनने, पढ़ने, बातचीत, मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र से हासिल होता है। यानी तजुर्बे के लिए सिर्फ़ जो है ज़ाती मुशाहिदा ज़रूरी नहीं है। पढ़ने से भी तजुर्बा हासिल होता है, बातचीत से भी होता है और गौर व फ़िक्र से भी होता है। अब बातचीत ना कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, मतलब ये अगर बातचीत ना कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, उससे भी तजुर्बा हासिल होगा। किसी चीज़ पर गौर व फ़िक्र के पढ़ने के बाद उससे भी आपको जो है तजुर्बा हासिल होता है कि यार ये करें या ना करें। ये तमाम चीज़ें हैं। इसके आगे देखिए, तख़य्युल की उड़ान अपनी जगह अपनी अपनी जगह तख़य्युल की उड़ान अपनी जगह बड़ी अहम। जुमले देखिए आप, ये एक लद्दाख आदमी लिख रहा है, आज का नाकिद नहीं लिख सकता। इरफान भाई, बड़े-बड़े नाकिदीन इस तरह लिख सकते हैं। जुमले देखिए, और लद्दाख और कश्मीर का कोई लिख दे, ये तो बड़ी बात है फिर। जिनकी भी जो भी साउथ का कोई लिख दे, बड़ी बात है। इसलिए कि उनकी अपनी ज़बान भी होती है। मतलब ये नहीं है, तज़हीक का मसला नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं है। लेकिन अब देखिए कि जब अपनी ज़बान का कहीं न कहीं रंग आ जाता है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ नहीं है। खुद हम लिखते हैं तो कभी-कभी भोजपुरी का रंग आ जाता है, हिंदी का रंग आ जाता है, क्योंकि हमारी भी ज़बान उर्दू नहीं है, हमारी तो भोजपुरी है, ओदी है, ब्रज है, वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप देखिए, एक देखिए तख़य्युल, मैंने कहा तख़य्युल की उड़ान अपनी जगह बहुत अहम है। कलमकार अपने परवाज़ तख़य्युल से एक मामूली वाक़या का हैरत अंगेज़ और दिलनशीं नक्शा पेश करता है और कारी को अपने साथ बहा ले जाता है।
बड़े बड़े कलमकार हुए हैं। अब इससे जो है अंदाजा होता है कि कभी कोई एक छोटा वाक्य होता है, वो जो है उसके पीछे अकब में इतना बड़ा जो है तजर्बा शामिल होता है, या आगे के इम्कानात इतने जो है शामिल होते हैं कि आदमी उस वाक्य से अंदाजा लगा लेता है कि यार अब ऊंट किस करवट बैठेगा, आगे होगा क्या। अगर दुनिया इस नहज पे जा रही है तो इसका अंजाम क्या है, ये तारीखदा नहीं बताएगा, ये साइंसदा भी नहीं बताएगा। साइंसदा के लिए तो है कि भाई आपको तजर्बा करेगा, जो तजर्बा है मौजूद है वो है मामला। तकलीकार ये पहले बता देगा भाई ये तजर्बा जो है अपनी आखिरी सिमत में अगर होगा तो इसका मुस्बत और मनफी नताइज क्या होंगे। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर, ये मालूम है साहब न्यूक्लियर बम बन गया, हाइड्रोजन बम बन गया, अब इससे बिजली बन सकती है, किसी का बर्बादी भी हो सकती है। तहजीब अदब हमें सिखाता नहीं साहब, हमें किसी का घर नहीं बर्बाद करना है, हमें रोशन करना है। आप इस सिमत में कीजिए काम। अगर आप पैसे कमा रहे थे दूसरे तरीके हैं। तो इस तरह की चीजें, अब ये जो इन्होंने जो बातें लिखी हैं, यानी पूरा समझिए इरफान भाई इस किताब में एक समुंदर है। अब देखिए, अब एक वाकया है जो बड़ा अहम है। अब जाहिर सी बात है कि ये है अदब से, लेकिन अब्दुल गनी शेख साहब को इसके जिक्र करने की क्या जरूरत है। वो तो अफसाना निगार है, वो तो नामिल निगार, लेकिन इस किताब में देखिए एक तबसरा निगार रकम तराज है, तखय्युल हो तो ये जरूरी नहीं कि कोलोरिनस का मुसन्निफ शेक्सपियर दरबारी जिंदगी से वाकिफ हो, या हेनरी पंजुम के खालिक ने बतौर एक सिपाही काम किया हो। यानी ऐसा एहसान दानिश है, कभी शराब नहीं पी, लेकिन माहिर उनको कहा जाता है सब शायर खुमारियात। इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। फिल्मी दुनिया में जो है जो शराब की एक्टिंग करते थे, क्या कहते हैं उसको, जौहर, आइए जौहर क्या कहते थे उनको, क्या नाम था उनका, बहरहाल तो कभी नहीं पी, लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। दिलीप कुमार ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन देवदास देख लीजिए तो इसकी देखिए तहरीर मिलती है। मुसन्निफ शेक्सपियर दरबारी जिंदगी से वाकिफ हो, हेनरी पंजुम के खालिक ने बतौर एक सिपाही काम किया हो, या मैकबेथ का मुसन्निफ सीरियल किलर नफ्सियाती कातिल हो। तखय्युल हाकिम आला है। जुमले देखिए नाज़िर, तखय्युल हाकिम आला है, तजर्बे और मुताले के बलबूते पर एक ज़हीन कलमकार हर मौजू पर लिख सकता है। क्या हौसला अफजाई की है। तजर्बे और मुताले के बलबूते पर एक ज़हीन कलमकार हर मौजू पर लिख सकता है। बहुत सारे नक्कादों और दानिश्वरों को शक था। क्या शक था? कि शेक्सपियर के शायर आफाक ड्रामे उसके लिखे हुए नहीं हैं। बहुत से नाकिदों को शक था कि शेक्सपियर के शायर आफाक ड्रामे उसके लिखे हुए नहीं हैं। मुद्दतों इस पर बहस चली, हत्ता कि शेक्सपियर की कब्र तक खोदी गई। क्या शेक्सपियर की कब्र तक खोदी गई कि वहां से कुछ सुराग मिले। क्या हुआ अब अब ये कब्र से ये देखिए कि इनका एक एक इनका अफसाना है जावेद भाई, जी अकबर जी बादशाह की दोबारा आमद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसका इक़्तिबास मैं पढ़ता हूँ और ये नाजरीन के लिए भी बड़ा अहम है, इसलिए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख है, यानी ये कितने तारीख दां यहाँ से साबित होते हैं, दबे लफ्जों में क्या कुछ कह जाते हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से यहाँ यूसुफ शाह चक की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई थी और अकबर बादशाह ने उन्हें कहाँ ले जाके छोड़ा था। बिहार के किसी इलाके में कोई एक जगह दी और वहाँ यानी यहाँ से वो किस तरह से उनको निकाला गया। अब आप देखिए कि अकबर बादशाह की दोबारा आमद के जो रावी और एक किरदार के दरमियान में बातें हो रही हैं, चंद जुमले पढ़ूंगा। जान की अमान पाऊं तो एक सवाल करूं, इजाजत है जहां पना, आपने अनारकली को जिंदा दीवार में चुन दिया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो और वली अहद जहांगीर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। नूरुद्दीन ने खानदान चुगताई नाम पर दाग लगाया। शहनशाह आजम, गुस्ताखी माफ, हजूर ने यूसुफ शाह चक की हुकूमत छीन ली और हब्बा खातून को अपने महबूब से जुदा कर दिया। यानी हब्बा खातून यहाँ गीत गाती रही, नज़में लिखती रही, कई लोगों ने उन पे भी तहकीक की है। अब आप देखिए कि हब्बा खातून और यूसुफ शाह चक के उस पूरे यानी तारीखी वाकया को उन्होंने इन जुमलों में यानी समेट दिया। तुम ये सब कैसे जानते हो? अब आप देखिए जवाब, मैंने जमात दहम तक तारीख पढ़ी है आलम पना। अब आप देखिए, अब इसी के आखिर में वो लिखते हैं कि आलम पना, यानी ये किस तरह से ये सारी चीजें आती हैं। और आखिरी जुमले में पढ़ूंगा कि जहां पना कानून में ऐसी पेचीदगियां रखी हैं और मुल्जिम ऐसे तौर तरीके इख्तियार करते हैं कि इनका बाल बीका नहीं होता। अब आप देखिए कि पूरी तारीख
कह देना, और ये ऐसा लगता है कि हम अफसाना नहीं बल्कि तारीख का मुताला कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं इनके यहाँ, और बिल्कुल। मैं और इसीलिए आज की कह रहा हूँ हकीकत इरफान भाई, कि आज की आज की हकीकत हकीकत, देखिए बिल्कुल ये कि वो भाई सारे बाल बिका नहीं मसाइल होता, बाल बिका नहीं होता। देखिए वहां से ला करके आप देखिए तारीख, 500 साल पुरानी तारीख अकबर को से आज के उठाकर, दौर में समेटा है। सोचिए आप, बिल्कुल ये कमाल है कितना इनका बड़ा कि कलमकार है, अकबर कितना के बड़ा दौर कलमकार। को डिस्कस करते करते आज की, यानी किस तरह से तारीख बदली जा रही है, निसाब बदले जा रहे हैं। और वो यानी ये वो है नोहा के, जो हम आज अगर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि कहीं आज की हुकूमत ना नाराज हो जाए, हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कितना अच्छा अंदाज इन्होंने अपनाया है। तो ये सारी चीजें, इस तरह के फनकारों को पढ़ा जाना चाहिए। और मैं बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं जावेद भाई, हम अपने नाजरीन के जो कमेंट्स आए हैं, मैं यही कह नुसरत रहा था। अली, जी जी। हाँ, तो नुसरत अली खां काजी साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। शहनाज नकवी साहिबा पाकिस्तान से कह रही हैं कि ग्रेट जॉब। रेशमा परवीन साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे लखनऊ से, वो कह रही हैं कि बहुत अच्छा। अशोक कुमार पारिस साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कलमकार रहे हैं। इसी तरह आफ्ताब शाह बुखारी साहब कह रहे हैं कि नाइस डिस्कशन। पाकिस्तान से ही हैं राना खालिद महमूद साहब, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। तारा इकबाल साहिबा कह रही हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। मजरूह कश्मीरी साहब कह रहे हैं कि तमाम दोस्तों को सलाम। नासिर आलम नासिर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। अब्दुल गनी नकदोई साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। असमत आरा साहिबा कह रही है। मंजूर हुसैन है, सरोज साहब, बहुत सारे नाम जो मैं इस वक्त मेरे हाथ में एक ही डिवाइस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकीनन इनका काम बोल रहा है, हम जो बैठे हुए हैं उस शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें नए दर जो है वाक़ करती हैं जब हम इनको पढ़ेंगे। ये तो हमने एक दो इक़्तिबासात पढ़े हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि जब इनकी तहरीरों को लोग पढ़ेंगे, इनके जो तर्जुमे हुए हैं अंग्रेजी में या अंग्रेजी से उर्दू में, या बोधी का जो इन्होंने, अभी आपने कल्चर और सकाफत की बात की, तो एक इतने ऊंचे टेले पे पैदा हुआ शख्स आज ऐसा लिख रहा है कि वो दुनिया पढ़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के लोगों की पजीराई करें। और तहरीक बकाए उर्दू का खास मकसद ही ये रहा है। कई लोगों ने कहा है जी तहरीक बकाए उर्दू के बारे में बताएं, आप करते क्या हैं। हमने कहा कि भाई हम उर्दू की बात करते हैं या उर्दू वालों की बात करते हैं, और उर्दू के लिए जो कुछ हमसे हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो आइंदा भी इस तरह के बहुत सारे एपिसोड लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। मजीद हम कोशिश करेंगे कि हफ्तावार ये सीरीज जो है चलती रहे, आपको आए दिन जो है एक से एक, क्योंकि हीरे हैं, हम किसको बड़ा किसको छोटा कहें। आइंदा जो जो शख्सियात आएंगी उनके हवाले से भी हम आपसे रूबरू उनके फन को, उनकी शख्सियत को करते रहेंगे। जावेद भाई, उर्दू, फिर तहरीक बकाए उर्दू, और फिर ये शख्सियात जो उर्दू के हवाले से काम कर रही हैं, इनके हवाले से भी कुछ बात हो जाए ताकि हमारे नाजरीन आइंदा जो एपिसोड आने वाले हैं वो भी उनका तजस्सुस बरकरार रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन। देखिए सबसे पहले तो यही तजस्सुस मैं दूर कर दूं नाज़रीन की, जैसे कि ये प्रोग्राम हम करते हैं तो जो कलमकार होता है वो भी मौजूद होता है, वो शख्सियत भी हमारे दरमियान मौजूद होती है और हम उनसे सवालात करते हैं और वो जवाबात देते हैं, अपने चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा उससे मुख्तलिफ है। तो बहुत जाहिर है कि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, वो भी हम करते रहे। लेकिन इस प्रोग्राम की क्या, ऐसा क्या इसमें हमें नजर आया? तो नाज़रीन देखिए, जो हीरोज हैं हमारे, जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ आज के लोग नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने किश्ते खून से अदब को सींचा है। हर जबान के बेशक, लोग हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो जो है उर्दू के भी बड़े लोग हैं, डोगरी के भी हैं, कश्मीरी के भी हैं, शीना के भी हैं। बहुत से लोग आज हमारे दरमियान नहीं हैं। तो बेशक, अब उस पे हम कैसे डिस्कशन करेंगे? तो हमने ये कहा, ये ज़हन में, दूसरी बात ये है कि जब जो है तख्लीकार बैठा होता है तो फिर जो है वो अपने तरीके से बात करता है। लेकिन हम तख्लीकार के बगैर जो हम बात करते हैं तो हम उसको पढ़ करके जो हमारे ज़हन में जो खाका बनता है, जो हम उससे सीख पाते हैं, या जो हमें लगता है या बहैसियत क़ारी के, जो है बहैसियत एक जो है मज़मून निगार के, एक मुशाहिदे जो है मुशाहिदा ज़हन के, जो हमें नज़र आता है, जो उनके मिलने से जो होता है वो हम बयान कर सकते हैं इसमें। क्योंकि हमें वक़्त होता है और उस पे हम दोबारा पढ़ते भी हैं। इरफान भाई ने पढ़ा, जैसा मैंने ही पढ़ा, लिखा तो मैंने पहले था लेकिन अभी पढ़ा, निकाली किताबें। तो ये बिल्कुल, हमारा मकसद है ज़हन देना भी है।
कि जो चीजें हमारी जो है जो हम भूल चुके हैं, या जिस नुक्ता नजर, देखिए बात करने के लिए जो है बहुत से नुकात होते हैं, तो एक नुक्ता हमने बेशुमार। ये भी निकाला, बेशुमार, बिल्कुल। इसकी कोई हद नहीं है। तो एक चीज हमने ये जहन में आई, अल्लाह जो है सब देने वाला जहन भी है और जहन में बातें डालने वाला भी है, कि इस तरह हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे जो है अस्काए रफ्ता हो चुके हैं, हमारी जो शख्सियात हैं, उन पे भी हम बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। वरना फिर प्रोग्राम का ये खाका बनता कि जो हयात में उनको तो हम ले आते, लेकिन जो हयात में नहीं उनको कैसे करते। तो प्रोग्राम का तसलसल ये जो खास जो सीरीज के ताल्लुक से हम चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसका जो है वो कायदा बिगड़ सकता था, या बिगड़ नहीं सकता था, थोड़ा सा मुनफरिद हो जाता, फिर उसमें हमें थोड़ा सा मामला होता, किसी पे हम और बैठ के गुफ्तगू करे, कहीं किसी में शख्सियत है, और शख्सियत होती तो हम इस तरह गुफ्तगू कर भी नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है उनको ज्यादा वक्त देना होता है। तो बिल्कुल। शख्सियत के बगैर जो कि रहा है लीजेंड्स का, कि सामने रह के तो बिल्कुल। गुफ्तगू होती है, लेकिन पीछे जो गुफ्तगू होती है, अब अब्दुल और गनी हम शेख भी एक साहब यहाँ कोशिश ही अमेरिका कर में रहे गुफ्तगू हो रहे हैं। हैं बहुत कुछ, बहुत कुछ अभी वही है, पोशीदा है, उसको जाहिर करना है। ये तो हम एक, मैं कहूंगा कि एक चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हम इनके नावल पे उतनी बात नहीं कर पाए, हम इनके पूरे फन पे बात नहीं कर पाए, लेकिन हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि ऐसी शख्सियात को पढ़ा जाए। जहां मीर गालिब मोमिन या नीट्शे और शेक्सपियर और चेकोव को पढ़ते हैं, हमें अपनी बस्तियों में भी झांकना चाहिए। हमें अपने इन लोगों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटीज है। लेकिन फिर भी जब हम आज के स्कॉलर से पूछते हैं या अपने गिरदो नवाब में जो दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मायूसी होती है कि अच्छा ये भी हैं। तो बहरहाल सैयद आसिम रऊफ साहब कह रहे हैं कि जावेद भाई और इरफान भाई आपकी ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, और शाहजहां खान साहब भी कह रहे हैं और रेशमा साहिबा भी कह रही हैं कि आप दोनों की गुफ्तगू ने बहुत कुछ वजाहत कर दिया, बहुत उम्दा। इकबाल शाल साहब हैं, ये प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और इंग्लिश के लेक्चरर हैं, कहते हैं कि डियर इरफान, दिस इज इंडीड अ ग्रेट डिस्कशन, बेनिफिटेड अ लॉट। तो थैंक यू सर कि आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बतें, आपके ये हौसले जो हमारे साथ रहते हैं। नुसरत अली खान काजी साहब ने भी कहा है कि नफरतों का शिकार हो जाएगी ये तारीख, यानी ये जो बयानात हैं, किस तरह से हमें असर नो, वही कह रहा हूँ कि एक से जब एक मिलता है तो वो दो भी कहलाते हैं, 11 भी कहलाते हैं, और जो नए फलसफे हैं वो तो ना जाने कौन कौन से नुक्ते निकालते हैं कि एक और एक ना जाने क्या क्या बन जाता है। तो बहरहाल इस तरह की डिस्कशन जो है बहुत ज्यादा और कवि और बहुत ज्यादा और अच्छी हो सकती हैं। हम जितना कुछ आप तक पहुंचा पाए हैं, आपकी वसातत से हम तक भी पहुंचता रहेगा। बहुत कुछ इनका कहना अभी हम कहेंगे कि बाकी है, कि जिन जिन पे हम बात कर सकते थे, जैसे हमने इनके बहुत सारे कॉलम्स की बात की, बहुत सारे अवार्ड्स की बात रह गई है। लेकिन इसके बावजूद चंद चीजें जावेद भाई मैं यहाँ से इनके हवाले से ये कहता चलूं कि जब इन्होंने ईरान का सफर किया था, तो ये 2012 की बात है, ईरान का सफर किया, और आजकल में वो पूरी किस्तवार जो है वो छपता रहा, और एकेडमी की अदबी जो मजलिस है तो उसमें ये कहानी सुनाई भी गई। यानी इनका सफरनामा ना सिर्फ सफरनामा रहा, बल्कि एक इतनी दिलचस्प कहानी बन गई कि वो हमाल कहानी के नाम से लोग सुनते रहे, और जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड ये जो लैंग्वेजेस है हमारी, यहाँ से इनको फिर सनद भी दी गई। तो इसी तरह बहुत सारे मैं पीएचडी कह रहा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हैं मोहम्मद सज्जाद रोनियाल, तो इनकी अदबी शख्सियत पर इनके हवाले से जो है पीएचडी का मकाला लिख चुके हैं। तो लाहौर और पाकिस्तान के बहुत सारे कुछ लोग हैं जहां इनके जो सफ़रनामे हैं, जो इनकी तहकीकी काम है, उस पे बहुत सारे मज़ामीन जो हैं वहाँ भी छपे हैं। इनकी जो नई किताब है दो मुल्क और एक कहानी, वो भी छपकर आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है उसे भी। और 2016 में शिराजा जो उर्दू है वहाँ यानी इनकी कहानियां छपती रही हैं। अंग्रेजी में द हिमालयन हेरिटेज है, तिब्बतियन कश्मीरी मुस्लिम है, और इसी तरह ये सारा सिलसिला चलते चलते मैं अपने नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2017 में इनकी किताब लद्दाख की तारीख,
एक अहम गोशा है जो यानी ये शाया हुआ है। और 10वीं जमात में जावेद भाई, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमारा जम्मू कश्मीर का है, इनकी ट्रांसलेट की हुई किताबें जो हैं निसाब में शामिल हैं। और कुछ कहानियां इसमें साइंस के एतबार से हैं और अंग्रेजी के एतबार से हैं। ये इनका यानी सिलेबस में आप देखें कि इनकी खिदमात जो हैं आज निसाब में भी शामिल हैं। और 2018 में एक कहानी जहां दीदा, ये कश्मीर में जो हमारी फिक्शन राइटर गिल्ड है उसमें पढ़ी गई और बहुत लोगों ने पसंद किया इसे। और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन श्रीनगर हैं उन्होंने कहा है कि आप एक यानी किताब जो है, जो आपने लेक्चर्स दिए हैं, वो किताब मुरत्तब की जाए ताकि हम निसाब में उसे शामिल कर पाए। बहुत सारी कहानियां जो हैं फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इनकी ली हुई हैं, जिनमें से MC नागर का नाम मैं ले चुका हूं। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो फिल्में कब आएंगी या उन पे फिल्म बन रही है, ये सिलसिला हम कभी अगले एपिसोड तक रखेंगे। हमें ये कहना है कि देखिए 2018 तक की दास्तान और आज भी बाहयात हैं। जब कभी आपको मौका मिले आप उनकी तरफ रुजू करें, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा होगा? तो जावेद भाई, कोई खास मजीद गुफ्तगू जो मैं ना कह जी सका हूं या दौरान गुफ्तगू कोई नुक्ता आपके जहन में आ गया हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इरफान भाई, कहने की बात यह है कि जो है इस तरह की लीजेंड शख्सियत के मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी और हम भी ये पहुंचाए कि देखिए जो अवार्ड्स होते हैं, कौमी अवार्ड्स, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, या जो जबानों के जो अवार्ड्स होते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो यकीनी तौर पर इरफान भाई इनकी तख्लीकात को देख के लगता है कि ये बजा तौर पर मुस्तहिक। बिल्कुल लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो फॉर्म भरे जाते हैं वगैरह वगैरह, जाहिर सी बात है कि वहां तक बात कैसे पहुंचेगी। तो हमें चाहिए, वहां के लोगों को चाहिए कि इस ताल्लुक से वो करे, क्योंकि ये तो फकीराना शख्सियत के मालिक बिल्कुल बिल्कुल बेनियाज होकर काम करते हैं। लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम इस तरह की शख्सियात को, इस तरह का जो इस तरह के मुस्तहिक हैं, तो उनका फॉर्म वगैरह का देखें और तमाम चीजें। तो मैं ये नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि अगर इस तरह का बिल्कुल मामला कुछ है, अगर लद्दाख के लोग भी हमें देख रहे हैं, JNK के लोग देख रहे हैं, तो इस ताल्लुक से जरा सा उस पर वो करें कि भाई इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल शख्सियात का एहतराम हो। दूसरी बात यह कि देखिए जो है, जब अभी तो इरफान भी अगर कलमकार किताब से हम गुफ्तगू करते उसमें 10 एपिसोड निकल जाए। नहीं, मैं इतनी वही कह अहम रहा हूँ, किताब है, बहुत बताऊं कुछ है। आपको। हाँ, बहुत इसीलिए कुछ मैंने है। वो कहा था ना कि एक शख्स है अनेक रंग है, क्या हाँ, क्या कहा जाए। समुंदर समुंदर है और जनाब। PhD का मैंने जिक्र किया, अभी मैं देख रहा हूँ इन पे MPhil भी हुआ है। और वो मेरे भाई हैं फयाज अहमद शेख, उन्होंने MPhil का डेजिटेशन सबमिट किया है, अब्दुल गनी शेख बहैसियत फिक्शन निगार। अब आप देखिए कि ये चीजें वो हैं कि जो यानी कहने की तो नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि पढ़ना जरूरी है, ऐसे शख्स की पजीराई जरूरी है। अवार्ड्स के नहीं, मोहताज बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल फिर भी जिन्होंने कुछ नहीं किया, अगर बहुत सारे अवार्ड मिल गए, तो जिन्होंने इतना कुछ किया उनको कोई अवार्ड ना मिले, तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही आप करें, बिल्कुल। अब देखिए जैसे कि जो है किताबों पढ़ने के ताल्लुक से, अब देखिए इरफान भाई, हम हजारों चीजें हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी अहम चीज को जहन में कर उसको कहीं नोट कर लेना, ये तो आज तक बिल्कुल हमसे भी ना हो सका, कि बहुत कम लोगों से होता है। और उसको मुरत्तब करना, फिर उसकी छान पटक करना, और उसमें से कौन सी चीजें पूरे समाज के लिए, माशरे के लिए जो है वो मशलेरा हो सकती है, मुफीद हो सकती है, कलमकार के लिए, एक समाजी कारकुन के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक सियासतदान के लिए, वो तमाम चीजें मौजूद है। अब देखिए, मैं एक इक़्तिबास पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम इजाजत लेंगे, 1 घंटे से ज्यादा का जी वक्त जी हो गया। आप देखिए इसमें है, बिल्कुल T.S. एलियट के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है, बहुत सी किताब बातें लिखी है T.S. एलियट ने, लेकिन उन्होंने जो रकम किया, देखिए, कोई शायर, कोई फनकार, खा वो किसी भी फन से ताल्लुक रखता हो, तने वाह तनहा अपनी कोई मुकम्मल हैसियत नहीं रखता। उसकी वाह अहमियत और बड़ाई इसमें मुज़मिर है कि पिछले शोरा और फनकारों से उसका क्या रिश्ता है। वाह पिछले, हाँ, यानी आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते। वाह अपनी एक बात में इलियट ने जो बेदखली का जो तस्वुर उसको काट दिया कि आप बेदखल नहीं कर सकते किसी। और देखिए, हम्म शायर के लिए जरूरी है कि वो माजी का शऊर हासिल करे या उसे तरक्की दे, और फिर सारी उम्र उस शऊर को परवान चढ़ाता रहे। क्या क्या बात बात होती है।
और जो पढ़ने की बात है, जो हम और आप हमेशा कहते रहे हैं कि भाई पढ़ा करो, मुतालिया करो, स्टूडेंट से भी। मैं एक बात बताऊं नाजरीन कि देखिए, हर आदमी कुछ जो है वो भी है, रिटायरमेंट भी होगा, नौकरी भी, पेशा भी है, तिजारत वाले भी, बिजनेस वाले भी हैं। आप यकीन करें, आप मुशाहिदा कर लीजिए कि जिन लोगों को पढ़ने लिखने का शौक नहीं है और जॉब में से रिटायर हुए, बड़े आला हो तो पर फायज है, अगर उनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं, तो इस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा वक्त गुजारना अजियतनाक हो गया है और हो जाता है। टीवी देखेंगे, कितना देखेंगे, बिल्कुल। सब्जी लाने निकल जाते हैं, जो कभी नहीं लाई, हमेशा नौकर से मंगाई, गाड़ी भेज करके वो जाके निकलते हैं और वक्त किसी तरह कट जाए। तो पढ़ने लिखने से, मुताले से ये होता, कुछ भी पढ़ें आप। एक साहब को जर्मनी में इनाम मिला, एक लड़के को एक बड़े इनाम मुकाबला हुआ, एक जो है वो लिखा इन्होंने, इसी किताब में शायद है, उसको इनाम मिला। तो उससे पूछा गया कि यार आप इतनी उसमें इनाम लिया, बड़ी तैयारी आपने की? कहा नहीं, तैयारी खास नहीं, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक है, मैं हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ। तो जो क्विज है उसमें सारी चीजें मुझे मिल गई। अब देखिए, इन्होंने शोपेनहावर और शेक्सपियर के ताल्लुक से दो चीजें लिखी हैं। जिस दिन मुझे किताबों से जुदा कर दिया जाए वो मेरा आखिरी दिन होगा, शेक्सपियर। क्या बात। जिस दिन मुझे किताबों से जुदा कर दिया जाए वो मेरा आखिरी दिन होगा। शोपेनहावर क्या लिखता है? मुतालिया कुतुब का मानी किसी दूसरे के दिमाग से सोचना है। क्या बात, क्या दूसरे के जुमला है! दिमाग से बहुत हाँ, बढ़िया। मुतालिया कुतुब का मानी, किताब का मुताला करने का मतलब है किसी दूसरे के दिमाग से सोचना। सोचना बहुत अब बड़ी बात हैरत की बात यह नहीं है कि शोपेनहावर ने लिखा है, हैरत की बात यह कि इन्होंने इसी को कोट किया और इसी को इस किताब में दर्ज किया। यह है। हैरत की दर्ज। बात है इरफान भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी शख्सियत है नाज़रीन, और आप दुआ कीजिए, हमारे ज़हन में ऐसी कई शख्सियत हैं। इरफान भाई के ज़हन में हमारे फारूक शाह बुखारी साहब है, तांत्रे साहब है। अब इस नहज पे हम चल निकले हैं इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी तरह की किसी शख्सियत के साथ जो कि वाकई लीजेंड हो, हमने इसीलिए हीरोज का नाम दिया है। इसमें आपको बड़ी चुनी हुई शख्सियतें मिलेंगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करें आपके इल्म में भी इजाफा हो, मालूमात में भी इजाफा हो। और बहुत से लोग तो यही कहते हैं इरफान भाई कि यार मैं बनारस में बैठा हूँ, मुझे इतनी बातें, मैं वहां के बारे में बात कर रहा हूँ। एक सफर मेरा एक घर लद्दाख का जम्मू हुआ है। में एक घर जम्मू और एक कश्मीर में जम्मू में भी है, है। एक जम्मू में, एक बनारस व लद्दाख की बात कर रहा है। तो अल्लाह बिल्कुल करम है, बिल्कुल। पढ़ते हैं तो कुछ जहन जहन में आ जाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आप हमारे साथ बने रहे जी इरफान। बहुत 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 शुक्रिया जावेद भाई, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। और सबने जिस जिसने भी हमको कमेंट किया या जो हमें देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए सैयद आसिम साहब का एक कमेंट पढ़ूंगा, और फिर मेरे भाई गुलनाज चौहान साहब ने भी लिखा है कि खूबसूरत गुफ्तगू रही इरफान भाई। आसिम साहब कह रहे हैं कि शख्सियत की गैर मौजूदगी में यानी ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो नाजरीन, आप आज जिस शख्सियत के हवाले से ये तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे, मोहतरम अब्दुल गनी शेख साहब, जिनके हवाले से हमने कहा कि वो नावल निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, मुतरज्जिम भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, रेडियो टेलीविज़न के हवाले से भी उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी है। अदब इत्तफ़ाल को उन्होंने बहुत सराहा है, और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कालम नवीस भी हैं। बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हम भी आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जितना कहा मुझे लगता है कि हमारे इस वक्त के मुताबिक वो भी बहुत है। आइंदा फिर किसी जी जी, एक घंटे का नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि आपके पास भी वक्त है। हम एक घंटा सवा एक घंटे का जी प्रोग्राम करते, उसी में चाहते समेट दे, तो इतनी चीज आ सकती है इंशाल्लाह। आइंदा हम कोई दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। बाद में तो इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की दीजिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ के साथ साथ जावेद अनवर को इजाज़त। जी जी। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।